जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 35 स्टार्ट करते हैं। जी भाई माशाल्लाह आप हजरात का रिजल्ट आ गया, तो जिनका तो अच्छा है माशाल्लाह बड़े खुश होंगे और आगे भी अल्लाह आपको इसी तरह पढ़ने की इस्तकामत दे। और जिनका खुदा ना खास्ता कोई इक्का दुक्का पेपर रह गया है वो क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि अब इंशाल्लाह एफर्ट अगली दफ़ा ज़रा बेहतर कर ले। कोई एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह पढ़ के ज़रा आइडेंटिफाई करें कहाँ पे हमारी गलती थी, क्या मसला हुआ था, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। कुछ अपने कोई टेस्ट एक दो करके टीचर को चेक करवा दें, और अगर ज़्यादा ही कम मार्क्स हैं बिलो 45 तो फिर बंदा क्लासेस लेने का भी सोच सकता है। लेकिन ये कोई बेंचमार्क नहीं है, आपको खुद पता है कि आपने क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी। और सब्जेक्ट जो है आपका अपने टीचर से डिस्कस कर लें, कुछ चेंजेस आई हैं नहीं आई आप कर सकते हैं, तो ये ज़रूर डिस्कस करके किसी से डिसाइड कर लें। और ये दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा अजीब डिसीजन नहीं लेना कि 3 पेपर दिए थे 2 रह गए, अगली दफ़ा मैं 5 दूंगा। ये बिल्कुल क्या गैर मुनासिब किस्म का एक डिसीजन है। तो ऐसा कोई डिसीजन आपने नहीं लेना। तो हिम्मत करें, हौसला करें, अब जो हो गया है वो हो गया है। अब 3 दिए 2 पास नहीं हो सके तो 5 दे के 5 पास करना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उस एतबार से डिसीजन लें। हाँ 3 दिए हैं, कोई एक रह गया और पता है कि किस वजह से रहा है, तो फिर कोई रिस्की डिसीजन लिया जा सकता है कि मैं 4 पेपर उठा लूं, लेकिन वो भी जरा सोच समझ के फिर लीजिएगा डिसीजन। ओके चलो जी। यार हम बात कर रहे थे संडे को फॉरेन सोर्स इनकम की बात कर रहे थे ना, सैलरी फॉरेन सोर्स इनकम है। तो मेरे भाई अगर सैलरी फॉरेन सोर्स इनकम है तो मोहतरम याद रखना, ऐसी सूरत के अंदर अगर आप फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कराओ तो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, सिरे से सैलरी इनकम ही माफ हो जानी है। क्लियर? पॉइंट 1 पढ़ो दोबारा। एनी पाकिस्तान में कमाई गई एनी फॉरेन सोर्स सैलरी, बाहर के मुल्क में कमाई गई सैलरी जो कि एक रेजिडेंट ने कमाई है, शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आपने बाहर के मुल्क में क्या जमा करा दिया है? टैक्स जमा करा दिया। और ये समझ लिया जाएगा कि आपने बाहर के मुल्क में टैक्स जमा करा दिया है अगर आपकी सैलरी से टैक्स कट के बाहर की रेवेन्यू अथॉरिटी यानी बाहर की हुकूमत तक पहुंच गया। क्लियर? चलें जी आगे मूव करें। अच्छा यार ये एक बड़ी कड़ी शर्त है जिसको मैं सर्कल लगा रहा हूं, क्या है वो है इफ द इंडिविजुअल हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स, अगर उसने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया। क्लियर? तो ये एक बड़ी कड़ी शर्त है, तो ये शर्त अगर आप पूरी कर देते हैं तो ऐसी सूरत में आपको क्या माफ हो जाएगी? बोलो। सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी, पाकिस्तान वाली सैलरी माफ नहीं होगी, बाहर के मुल्क वाली सैलरी माफ होगी। चलें जी आगे चलें, जरा पॉज करना। चलो चलो। अच्छा अच्छा यार अब कुछ ना मुल्क दुनिया में ऐसे आ गए हैं कि जहां फॉरेन कंट्री में टैक्स मांगा ही नहीं जाता। कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जहां आप जाके नौकरी करें ना वो टैक्स ही नहीं लेते। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सऊदी अरब है। आजकल मुझे नहीं पता, सुना तो कुछ टैक्सेस उन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक सऊदी अरब वाले सैलरी इनकम कमाने वाले कैसे कहते थे यार तू नौकरी कर रहा है, नौकर है, तू टैक्स ना दिया कर। तो कुछ मुल्क दुनिया में इस वक्त ऐसे हैं जो नौकरी पेशा लोगों से टैक्स ही नहीं मांगते। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी ऐसी हैं जो कहती हैं नहीं यार हमें टैक्स नहीं चाहिए, हमारे पास अपने पैसे बड़े पड़े हैं। अब ऐसी सूरत में क्या होता था, पाकिस्तान से लोग जाते थे वहां नौकरी करते थे, जब नौकरी करते थे तो बाहर की हुकूमत कहती थी आप हमें टैक्स दें, तो वो तो टैक्स दे देते थे जिन मुल्कों के अंदर टैक्स था, लेकिन जहां मुल्कों में टैक्स नहीं था तो वहां टैक्स भी नहीं देते थे। इसलिए इन लोगों को यह बेनिफिट मिलेगा कि उनकी बाहर की तनख्वाह माफ है, बजाहिर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने फॉरेन टैक्स पे ही नहीं किया। तो वो क्रेडिट लेने के लिए, सॉरी इनकम माफ कराने के लिए शर्त क्या है? फॉरेन टैक्स पे किया। और अगर ने फॉरेन टैक्स पे ही नहीं किया नहीं। अच्छा अब इसका हल क्या निकाला? लॉ मेकर ने एक नया पॉइंट लॉ में डाल दिया 51(2) के नाम से। लॉ मेकर ने नया पॉइंट लॉ में डाल दिया 51(2) के नाम से। उसमें उसने क्या लिखा यार? उसमें उसने पता क्या लिखा? उसने कहा कि यार आप मुझे ना 2 शर्तें पूरी कर दें। 2 शर्तें। नंबर 1, आप सऊदी अरब में नौकरी करने चले गए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नौकरी करने चले गए हैं, वहां पे बाहर के मुल्क में आप तनख्वाह कमा रहे हैं, वो टैक्स ही नहीं मांग रहे आपसे, कोई मसला नहीं यार, आप मुझे 2 शर्तें पूरी कर दें, मैं आपको फिर भी बाहर के मुल्क की सैलरी माफ कर दूंगा। हमने कहा जी क्या शर्त है फॉरेन सोर्स सैलरी माफ कराने के लिए?
उसने कहा यार नंबर 1 आपके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना चाहिए। हमने कहा नंबर 2, उसने कहा साल के आखिरी दिन आपने बाहर होना है, साल के आखिरी दिन पाकिस्तान नहीं होना, रिमेन्स अब्रॉड, बाहर ही रहो। अब आप बाहर गए हो तो बाहर ही रहो साल के आखिरी दिन। अगर ये 2 शर्तें आप पूरी कर देते हो तो आप सऊदी अरब के अंदर आराम से नौकरी करो, कोई मसला नहीं। आप जो सऊदी अरब की तनख्वाह पे टैक्स बन रहा है, जो पाकिस्तान में आपने सऊदी अरब की इनकम को लाना है, तो पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन सोर्स इनकम की मैं बात करूं कि आपको फॉरेन सोर्स इनकम जो सऊदी अरब से आप कमा रहे हो वो मैं आपको माफ कर दूंगा, अगर आप कितनी शर्तें पूरी कर दो, 2 शर्तें पूरी। पहले सवाल पढ़ो। मिस्टर सलाना सिटीजन ऑफ पाकिस्तान is employed in XYZ company. He worked in XYZ company from जकम जुलाई 10 to 31 जनवरी 11। ये तो सोल्यूशन में आओ। पाकिस्तान में कितना अरसा रहा? 7 महीने और 50,000 रुपया कमाया, 3.5 लाख रुपया कमाया। He got a job in Saudi Arabia where he joined on March 1, 2011। तो बीच में फरवरी का महीना कहीं वेला फिरता रहा होगा। मार्च मार्च 11 को इसको सऊदी अरब में जॉब मिल गई। He departed from Pakistan on फरवरी 20। पाकिस्तान से चला गया था फरवरी 20 को, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये रेजिडेंट होगा मेरे भाई, याद रखना। क्यों? 183 डेज से ज्यादा रुके ना, 20 फरवरी तक पाकिस्तान था। His monthly salary in Pakistan is 50,000 per month. His monthly salary in Saudi Arab is 80,000 in Pak rupees. As on 30 June, he was still in Saudi Arab. He did not pay any tax on his salary in Saudi Arab. सऊदी अरब में यार उसने टैक्स नहीं दिया अपनी सैलरी पे। क्या करें अब? फिर भी फॉरेन सोर्स इनकम, देखो 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 सर्कल लगा रहा हूं मैं, फिर भी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो गई? माफ हो गई। क्लियर? अब मेरा सवाल है आपसे, लॉ की प्रोविजन पढ़ें। वेयर आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये कौन है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। वेयर आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, पाकिस्तान छोड़ के चला जाए ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग अ ईयर, और पाकिस्तान छोड़ के जाए और बाहर ही रहे, एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग अ ईयर, देन सैलरी इन कमांड आउटसाइड ड्यूरिंग द ईयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो बाहर के मुल्क में आपने तनख्वाह कमाई है वो माफ है। दोनों न्यूमेरिकल्स में याद रखना, पाकिस्तान वाली तनख्वाह माफ नहीं करनी, बाहर की तनख्वाह है वो। शराइत बताओ। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। रिमेन्स अब्रॉड का क्या मतलब है? हाँ, बाहर ही रहा हो। अच्छा, ये तो मैंने येलो से आपको बता दिया शराइत। अब मुझे बेनिफिट बताओ जो मैं ग्रीन मार्कर से हाईलाइट करूंगा। येलो में मैंने क्या लिखी हुई है? शराइत। आपको सिटीजन होना जरूरी है और साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर होना जरूरी है। और अगला क्या लिखा है मैंने? बेनिफिट। बेनिफिट क्या मिलेगा इस पे? इनकम जो पाकिस्तान से बाहर कमाई वो एग्जाम्प्ट है। अच्छा यार, अब क्या बना रूल हमारा? अगर कभी पेपर में फॉरेन सोर्स सैलरी आ जाए, देखो 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 डिसीजन ट्री बनने लगे, तो आपने क्या सवाल पूछना है? आपने सवाल देखना है, सवाल में ढूंढना है फॉरेन टैक्स पेड, यस। तो फॉरेन सैलरी देखते रहो पहले। अगर बाहर के मुल्क में फॉरेन टैक्स आपने पे कर दिया है तो फॉरेन सैलरी क्या बन जाएगी आपकी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 102 की रोशनी में। फॉरेन टैक्स पेड, नो। फॉरेन टैक्स आपने पे नहीं किया बाहर के मुल्क में, सऊदी अरब था कोई और मुल्क था, उसने फॉरेन टैक्स मांगा ही नहीं। फिर आपने क्या सवाल पूछना है? यू आर सिटीजन एंड रिमेन्स अब्रॉड, और बाहर ही रहे, यस यस। तो क्या करूं मैं? फॉरेन सैलरी, बोलो बोलो बोलो, एग्जाम्प्ट। ग्रीन मार्कर सेक्शन 51 का शायद 2 है, नो। बाहर के मुल्क में टैक्स भी पे नहीं किया और आखिरी दिन बाहर भी नहीं हो या सिटीजन नहीं हो, तो फिर ऐसी सूरत में बाहर के मुल्क वाली सैलरी क्या होगी? टैक्स। चलो नोट कर लो, फॉरेन सैलरी फिर टैक्सेबल होगी।
नोट करो जी भाई। जल्दी करें यार। अच्छा भाई, फॉरेन सोर्स सैलरी, अगर फॉरेन टैक्स पे कर दें तो माफ है, अगर फॉरेन टैक्स पे ना करें तो भी माफ है, अगर आप सिटीजन हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं। और अगर आप इन दोनों में से कोई मसला है आप में, या सिटीजन नहीं है या पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पाकिस्तान वापस आ गए हैं, फिर आपको बाहर की सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? अगला पढ़ लो यार। Amjad is a citizen of Pakistan, is employed in XYZ company. He worked in XYZ company from Jakam July to 31 January. तो देखो 7 महीने पाकिस्तान में नौकरी की, देखो 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 नीचे। He got a job in Saudi Arabia where he joined on March 8. He departed from Pakistan on 20 February. वही सवाल में है। His monthly salary is 50,000. His monthly salary in Saudi Arabia is 80,000. On May 31, he decided to resign from Saudi Arabia and came back in Pakistan on same date. Since then, he has yet not got any job. He did not pay any tax on his salary in Saudi Arabia as there is no tax on salaries there. अच्छा बताओ, इसने फॉरेन टैक्स पे किया है? नो। अच्छा सिटीजन है? हाँ, लेकिन बाहर नहीं है ना। एक कंडीशन वायलेट हो गई है जिसे मैं येलो से हाईलाइट करने लगा हूं, केम बैक इन पाकिस्तान, कंडीशन वायलेट होगी। अच्छा बोलो, ये वाला बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता? ये वाला फॉरेन टैक्स पे नहीं किया, ये वाला बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि बाहर नहीं है। तो फिर फॉरेन सैलरी पे से क्या देना पड़ेगा? तो फिर टैक्सेबल है। आप सोल्यूशन देखो, हमने 2,40,000 को क्या किया हुआ है? ऐड किया हुआ। चलें भाई, पेज नंबर 103, इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस इन सेकंड शेड्यूल पार्ट 1। यार इससे पहले कि मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस पढ़ाऊं हमारे जो लॉ में है, मुझे ये बताओ कि ये ना आपने याद नहीं करनी चीजें, लेकिन वैसे समझने के लिए, पेंशन क्या होती है? पेंशन इट इज अ सीरीज ऑफ मंथली पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। हर महीने रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं उसे पेंशन कहते हैं। यार ये क्या होता है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये सुन लो क्या होता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं यार, काटो छोड़ो करो, छोड़ो, ये डब्बे में चीजें समझाने के लिए डाली। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये होता है कि आपको, आप 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर हुए तो हुकूमत ने कहा यार आप तो 70 साल तक जिंदा रहोगे, हमें लग रहा है रिमेनिंग यूजफुल, रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स, तो आप तो 10 साल और जिंदा रहोगे, तो 70 साल तक आप जिंदा रहोगे, 10 साल तक आपको पेंशन देनी है। आपकी पेंशन हमने महीने की रखी है 10,000, आपकी पेंशन महीने की रखी है 10,000, तो आपको इंशाल्लाह 60 साल के एंड से लेके 70 साल तक, जब तक आप मरते नहीं, ये अंदाजा ही है कब बंदे ने मरना है, कैलकुलेटर पकड़ने की जरूरत नहीं, तो 60 साल के एंड से 70 साल तक इंशाल्लाह हम आपको देते रहेंगे 10,000 हर महीने। इसने कहा हुकूमत 10,000 थोड़े 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 करके दो। हुकूमत यार मेरा क्या बनना है, तो थोड़ा सा कुछ हिसाब भी दे दो उसका, कोई इकट्ठा कोई लाखों में थोड़ा बन जाए, थोड़ा सा हिसाब भी दे दो। हुकूमत ने कहा चल तेरी पेंशन 5,000 कर देते हैं। अगली बात आपको समझ आ गई होगी। हुकूमत ने कहा तेरी पेंशन कर देते हैं 5,000, बाकी जो 10 सालों का 5,000 है वो अभी ले ले। इसे कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। वो एक हैवी अमाउंट बन जाएगी, कैलकुलेटर पकड़ने की जरूरत नहीं है। 10,000 इसको मिलना था हर महीने, तो साल में मिलना था 1,20,000, साल में मिलना था 1,20,000, तो 10 साल में कितना मिलना था? 1,20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ, और नहीं नहीं 1,20,000 कह रहा हूं मैं, तो करोड़ों में चला गया। 1,20,000, तो इसको कोई 12 लाख मेरे ख्याल से मिलना था, 12 लाख मिलना था इसको पूरे साल, पूरे 10 साल का, इतना ही बन रहा है शायद, तो 12 लाख इसको मिलना था पूरे 10 साल का, 12 में से 6 लाख अभी मिल जाएगा, तो वो हुकूमत कम्यूट करके दे देगी। कम्यूट होता है इकट्ठा करके दे देना। तो पेंशन अगर आप पूरी हुकूमत को रिक्वेस्ट करें कि पूरी पेंशन मुझे नहीं चाहिए, पेंशन मेरी थोड़ी कम कर दो, लेकिन वो सारा पैसा ना अभी दे दो,
यानी मैं भैंस को गाय को आज ही ज़िबा कर दूं, जितना भी दूध अगले 10 सालों में आने अभी निकाल लूं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन पैसों में पॉसिबल है। इसे कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो मुझे बताओ, बस एक बात याद रख लो, सीरीज में कौन से पैसे मिलते हैं थोड़े थोड़े करके पेंशन के, और इकट्ठे कौन से पैसे मिलते हैं इकट्ठे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। क्लियर? चलें जी आगे। ये अगला क्या है? प्रोविडेंट फंड। इट विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैरास। ये हम करेंगे। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की एग्जांपल काट दो, छोड़ो भाई हम टेक्स्ट शीट पर पढ़ते हैं। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी के आगे लिख लो बस गिफ्ट। ग्रेचुटी एक गिफ्ट होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे देता है। अब फर्क बताओ पेंशन में, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में, प्रोविडेंट फंड में और ग्रेचुटी में। इन चारों का नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या नाम है? रिटायर होने वाले बंदे को मिलेंगे, जो नौकरी कर रहा होगा उसको नहीं मिलेंगे। पेंशन, नौकरी, पेंशन आपको पता है नौकरी करने के बाद जो मिलती है, नौकरी छोड़ देते हैं आप फिर आपको मिलती है। पेंशन इकट्ठी करके ले ले दो, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। प्रोविडेंट फंड क्या है इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। ग्रेचुटी पता क्या होती है? ग्रेचुटी दी जाती है लॉयल एम्प्लॉइज को। इसका मैकेनिज्म पता क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ये होता है कि यार आपने 20 साल नौकरी की है ना, तो आपको 20 तनख्वाहें और मुफ्त में दे देते हैं। जिस दिन आप जा रहे होगे ना, नौकरी छोड़े होगे, 20 तनख्वाहें आपको मुफ्त में दे देंगे। हर साल की एक तनख्वाह आपको दे देंगे। 20 सालों की 12 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, लुट नहीं बच जाएगी। तो आपने 20 साल नौकरी की है तो आपको जाते हुए 20 तनख्वाहें मुफ्त में दे देंगे। फर्स्ट करो महीने की तनख्वाह लाख है तो 20 लाख रुपए आपको जाते हुए एम्प्लॉयर मुफ्त में दे देगा। अब यार हमें इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ग्रेचुटी क्या होती है, पेंशन क्या होती है, कम्यूटेशन क्या होती है। हमें इनकी सिर्फ टैक्स ट्रीटमेंट जाननी है कि इन पे हमने टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को कैसे देना है, उसकी डिस्कशन आज हम करते हैं। पॉइंट 8, ये जो पेंशन है ना ये माफ होती है, इस पर टैक्स नहीं होता। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ किसान एम्प्लॉयर शैल बी एग्जेम्प्ट। ऐसे ही है ना? एनी पेंशन रिसीव्ड बाय पाकिस्तान फ्रॉम अ किसान एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का किसान होना जरूरी है। ओ भाई फॉर्मर पुराना होता है, किसान नहीं होता प्लीज। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम पुराना एम्प्लॉयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा एक मजे का सिनेरियो, आपने नौकरी कर रहे थे आप किसी जगह पे, तो आपने वहां से नौकरी छोड़ के उसकी जानने वाली कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। एसोसिएट पता क्या होता है? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदे होते हैं। तो आपने पीटीसीएल से नौकरी छोड़ के यूफोन में नौकरी शुरू कर दी, और शायद आप लोगों को पता भी हो पीटीसीएल ने यूफोन के अच्छे खासे शेयर खरीदे हुए हैं। आपने पीटीसीएल से नौकरी छोड़ के यूफोन में नौकरी शुरू कर दी। अगर आपने पीटीसीएल से नौकरी छोड़ के यूफोन में नौकरी शुरू कर दी, तो अब आप पीटीसीएल से ले रहे होंगे पेंशन और यूफोन से ले रहे होंगे सैलरी, क्योंकि पीटीसीएल तो अब आपके लिए पुराना एम्प्लॉयर है, फॉर्मर एम्प्लॉयर बन गया। ऐसी सूरत में पता है रूल क्या? ऐसी सूरत में रूल ये है कि अब आपको ना पेंशन माफ नहीं होगी, क्योंकि आपने पीटीसीएल के जानने वाली कंपनी में नौकरी शुरू कर दी है। लेकिन अगर आप पीटीसीएल से नौकरी छोड़ के आप पेप्सी में जाके नौकरी शुरू कर दें, तो पीटीसीएल और पेप्सी जानने वाले नहीं है। फिर ऐसी सूरत में पता क्या होगा? ऐसी सूरत में आपको पीटीसीएल से पेंशन मिल रही है वो माफ होगी। क्या पढ़ो, ये फिक्र समझ आ रहा है? इफ पर्सन, पर्सन से मुराद एम्प्लॉय लिख लो ना। इफ एम्प्लॉय continues to work for the employer, उसी एम्प्लॉयर के पास नौकरी शुरू कर दो, और एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के एसोसिएट के पास नौकरी शुरू कर दो, देन इट विल बी, बोलो 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 बोलो, चार्जेबल। फिर ये चार्जेबल होगा, यानी फिर इस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। उस एम्प्लॉयर के पास नौकरी शुरू कर दो या उसके जानने वाले के पास। उस एम्प्लॉयर के पास कैसे, वो मैं अभी बताता हूं। पढ़ लो एक दफा, इधर ही रखो यार, पॉज करो जरा। अच्छा यार ये कैसे हो सकता है? इफ पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर। हाँ यार ऐसा भी हो सकता है कई दफा ना, ये बड़े अजीब सा सिनेरियो होता है। पीटीसीएल में ना आप थे प्रोडक्शन मैनेजर, पीटीसीएल में तो प्रोडक्शन होती नहीं, चलो खैर है। पीटीसीएल में आप थे प्रोडक्शन मैनेजर, वहां से आप रिटायर हो गए। 2-3 महीने बाद आप पीटीसीएल के पास दोबारा गए, या कोई नौकरी छोकरी है, पीटीसीएल ने कहा तुझे रिटायर कर दिया, तुझे पेंशन दे रहे हैं, जा घर बैठ। मैंने कहा नहीं यार मेरा गुजारा नहीं चल रहा पेंशन में, तो पीटीसीएल ने उसी को सेल्स मैनेजर लगा दिया। अब यू कंटिन्यूड फॉर द सेम एम्प्लॉयर, तो अब आपको पुरानी पोस्ट वाली पेंशन मिल रही होगी, प्रोडक्शन मैनेजर वाली, और इधर वाली तनख्वाह मिल रही होगी। अब भी आपको माफ नहीं है, क्योंकि आपने उसी कंपनी में दोबारा नौकरी शुरू कर दी है।
तो बोलो पेंशन माफ कब नहीं होगी? जब आप उसी एम्प्लॉयर के पास या उसके जानने वाले एम्प्लॉयर के पास दोबारा नौकरी शुरू कर दें। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो हो गया। अगला सिनेरियो सुनो। एक बंदा है, उसने बाटा में नौकरी की। अब एसोसिएट वाली बात यहां से निकाल दो। एक बंदा है, उसने बाटा में नौकरी की, फिर सर्विसेज में नौकरी की, सर्विस छोड़ो, बाटा में नौकरी की, फिर गवर्नमेंट में नौकरी की। आजकल वो राइस के अंदर कैशियर है। पहले बाटा में कैशियर था, फिर गवर्नमेंट में कैशियर था, आजकल वो राइस के अंदर कैशियर है। इसको 2 पेंशन मिल रही हैं, कौन सी? बाटा वाली और गवर्नमेंट वाली। अगर एक बंदे को एक वक्त में 2 पेंशन मिल रही हो तो फिर एक ये माफ हो सकती है, दोनों माफ नहीं होगी। वो कौन सी माफ होगी? वो हायर वाली कर दो। यानी हो सकता है बाटा से आपको 60,000 मिल रहा हो पेंशन हर महीने और गवर्नमेंट से आपको 40,000 मिल रही हो, तो बाटा वाली माफ कर दो। If a person receive more than one pension, then only higher pension will be exempt. ये बिल्कुल अलग पॉइंट है जिसको ऊपर से ताल्लुक। ओके, आगे आके एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन, बल्कि बम्पर ऑफर। कहते हैं एक बंदा जो कि 60 साल से ऊपर की उम्र में पहुंच गया, उसके लिए ऊपर वाली कोई शराइत नहीं। एक बंदा जो 60 साल से ऊपर पहुंच गया, उसके लिए ऊपर वाली शराइत बिल्कुल नहीं। चाहे वो 2 पेंशनें ले रहा हो, चाहे 3 पेंशनें ले रहा हो, चाहे वो एम्प्लॉयर के जानने वाले के पास नौकरी शुरू कर दे, अगर 60 साल से ऊपर वाला पेंशन ले रहा है, उसे सारी पेंशनें माफ है, उसे रिलैक्स रखो यार, उसके लिए ये शराइत ही नहीं है। तो सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दिया अगले पॉइंट में। If a person's age is more than 60 years, then all pensions shall be exempt from, irrespective of the above mentioned conditions. Irrespective of the above mentioned conditions का मतलब होता है ऊपर वाली कंडीशंस इग्नोर करो। आगे बढ़ें। पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, बाजू की ताकत, अच्छा फौज। पेंशन रिसीव्ड बाय फौजी और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई भी बंदा, तो वो माफ है। ये एक ऐसी बस बात याद। पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये एम्प्लॉय का लफ्ज ना इधर मिल रहा है, एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। ये तो सिंपल सी बात है। क्या बता रहे हो इसको, किसकी पेंशन माफ है? अच्छा, आगे चलते हैं जी। पॉइंट 12, अच्छा यार ये ना थोड़ा सा एक इशू हो गया है अभी ना, रूम में मुझे रिकॉर्डिंग किसी वजह से रोकनी पड़ी है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आगे रिकॉर्डिंग ना आपसे लैपटॉप वाली में शेयर कर लेता हूं। अब मैं लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करवा देता हूं आपको। ये हम ग्रेजुएटीज डिस्कस करनी है और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसमें एक डिसीजन ट्री से हैं, तो वो मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे आपको बना देता हूं, वो आप हजरात नोट कर लें, तो फिर मैं इंशाल्लाह बाकी शेयर कर लेता हूं आपसे। ग्रेजुएटी बोलो, और दूसरी चीज क्या है? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन तो खत्म होगी ना, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ग्रेजुएटी में क्या रूल है यार? ग्रेजुएटी आपको मिल सकती है बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेजुएटी आपको मिल सकती है बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और आपको मिल सकती है ग्रेजुएटी बीइंग अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बीइंग अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको ग्रेजुएटी मिल सकती है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, नहीं इसको डबल से ना पढ़ो, समझ नहीं आएगा अभी, डबल से नहीं पढ़ना। बीइंग अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आपके पास जो है वो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस की तरफ अब मैं डिस्कशन शुरू करने लगा हूं।
ग्रेच्युटी फंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर। बोलो लफ्ज, ग्रेच्युटी फंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर। अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा। ग्रेच्युटी स्कीम इज अप्रूव्ड बाय FBR। ग्रेच्युटी स्कीम इज अप्रूव्ड बाय FBR और अनअप्रूव्ड। अच्छा, पहले इन सिनेरियोस को समझ लो, फिर इन सिनेरियोस की ट्रीटमेंट की तरफ मैं मूव करता हूं। सिनेरियोस क्या हैं ये जरा सुनना। एक बंदा अगर ग्रेच्युटी ले रहा है तो या तो वो हुकूमत पाकिस्तान का नौकर होगा, पुलिस में होगा, फौज में होगा, उसको ग्रेच्युटी मिल रही होगी रिटायरमेंट के बाद, तोहफा जिसे हमने कहा था। या एक बंदा अगर ग्रेच्युटी ले रहा है तो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, पेप्सी का होगा एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, वो भी ग्रेच्युटी लेता है। अब अगर पेप्सी वाले के पास दो ऑप्शंस हैं, अगर पेप्सी वाले ग्रेच्युटी फंड को रिकॉग्नाइज करा लें कमिश्नर से, अगर पेप्सी वाले ग्रेच्युटी फंड को रिकॉग्नाइज करा लें कमिश्नर से, यह भी ऑप्शन है, या ग्रेच्युटी स्कीम को अप्रूव करा लें फेडरल बोर्ड से, यह भी ऑप्शन है। सर ये क्या चक्कर है, कमिश्नर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, FBR अप्रूव कर रहे हैं, कमिश्नर वाले का नाम ग्रेच्युटी फंड है, FBR वाले का नाम ग्रेच्युटी स्कीम है। भाई वेट कर लें सीए फाइनल का, ग्रेच्युटी स्कीम और ग्रेच्युटी फंड के अंदर थोड़े बारीक से फर्क है, वो आपके सीए फाइनल के सिलेबस में है। अभी आप एक बात छोटी सी याद कर लो, कमिश्नर से अगर आप अपने ग्रेच्युटी का पूरा ग्रेच्युटी का अरेंजमेंट अप्रूव कराना पड़ता है ना हुकूमत को, आप बताओ कि मैं एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी दूंगा रिटायरमेंट के टाइम पे, हुकूमत फिर आपसे खुश होकर कुछ बेनिफिट्स आपको देती है, वो छोड़ें क्या है। तो अगर पेप्सी वालों ने सोचा कि हमने अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी देनी है, तो पेप्सी वालों को चाहिए कि कमिश्नर से जाके फंड रिकॉग्नाइज करा लें, नहीं कराना तो FBR से जाके अप्रूव करा लें, और अगर ये भी नहीं करा रहे आप तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप अनअप्रूव्ड रखें, ये भी ऑप्शन है आपके पास, हुकूमत को मना नहीं करेगी, खैर कहेगी खैर है। अच्छा, इन दो सूरतों में एम्प्लॉय को जो भी ग्रेच्युटी मिलेगी वो माफ है, यानी हुकूमत के एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी मिल रही है वो भी माफ है, और अगर आपने कमिश्नर से पेप्सी वालों ने अरेंजमेंट रिकॉग्नाइज करा लिया है तो ये भी माफ है। लेकिन अगर आपने FBR से अप्रूवल कराई हुई है तो आपको माफ है ग्रेच्युटी अप टू 3 लाख, यानी अगर एम्प्लॉय को आपने 4 लाख रुपया दिया तो 3 लाख रुपए माफ हो जाएगा, 1 लाख पे से टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा ये ना सोचना, कुछ बच्चे सोचते हैं सर कमिश्नर से अप्रूवल मांग रहे हैं, वो जो छोटा बंदा है कमिश्नर उससे अप्रूवल मांग रहे हैं तो सारा माफ हो रहा है, FBR से अप्रूवल मांग रहे हैं तो थोड़ा सा माफ हो रहा है, और भाई इन चक्करों में प्लीज ना पड़ो। अच्छा जी, अगर कमिश्नर से अप्रूव करा लें तो सारा माफ, FBR से अप्रूव कराएं तो 3 लाख तक माफ, और अगर किसी से भी अप्रूव ना कराएं तो फिर भी माफ है, एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 75,000 या 50% ऑफ ग्रेच्युटी, ये लॉ का रूल है, 75,000 और 50% ऑफ ग्रेच्युटी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में भी यही चीजें हैं, देखते रहो। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी हो सकती है, बोलो बोलो, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी हो सकती है। क्लियर? ये जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है तो ये उसी तरह माफ। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आगे दो ऑप्शंस हैं, अप्रूव्ड बाय FBR, स्कीम अप्रूव्ड बाय FBR, इधर कमिश्नर वाला कोई चक्कर नहीं है, और अनअप्रूव्ड। अच्छा इधर FBR वाला 3 लाख तक माफ नहीं, इधर सारा माफ है, पूरी अमाउंट माफ है, और इधर क्या होगा, एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ, बोलो 75,000 और 50% ऑफ ग्रेच्युटी नहीं, 50% ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है, अब एक दफा मुझे दोबारा रिवाइज करा लेने दो, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूं। मैं हुकूमत पाकिस्तान का नौकर हूं, मैं फौज में नौकरी कर रहा हूं, मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी मिली, क्या होगी, माफ। मैं पेप्सी कोला का एम्प्लॉय हूं, पेप्सी कोला वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने कमिश्नर से अपने ग्रेच्युटी वाले फंड को, बास्केट को रिकॉग्नाइज कराया हुआ था, मैं पेप्सी से रिटायर हो रहा हूं, मुझे ग्रेच्युटी मिली, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं जॉब कर रहा हूं डॉलेंस के अंदर, डॉलेंस वालों ने कमिश्नर से रिकॉग्नाइज नहीं कराया हुआ था, डॉलेंस वालों ने अपना ग्रेच्युटी की स्कीम को FBR से अप्रूव कराया हुआ था, मुझे जो रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी मिली वो सिर्फ कितनी माफ, अगर 4 लाख मिली तो किस पे टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख पे। मैं एम्प्लॉय हूं राइस कॉलेज में, राइस कॉलेज वालों ने ज्यादा सुस्ती की, ग्रेच्युटी ना इधर से अप्रूव कराई ना इधर से अप्रूव कराई, रिकॉग्नाइज का लफ्ज भी बोल सकते हो, ना इधर से रिकॉग्नाइज कराई ना इधर से अप्रूव कराई, तो मुझे जो पेंशन, मुझे जो सॉरी ग्रेच्युटी मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पे, अगर वो लाख रुपया है तो 75,000 या 50% ऑफ लाख, विच एवर इज लोअर माफ होगा, वो भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा।
और इन द एंड इधर आ जाओ, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अगर मैं हुकूमत का एम्प्लॉय हूं तो वो जो मुझे पेंशन इकट्ठी मिली थी ना, 6 लाख सुबह सुबह निकाली थी, जो पेंशन इकट्ठी मिली थी वो सारी माफ। अगर एफबीआर से अप्रूव कराया हुआ है तो भी सारी माफ, और अगर किसी से अप्रूव नहीं कराया हुआ तो लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ कम्यूटेशन। चलें जी, नोट करें। ठीक है भाई, ये बाकी पोर्शन मैं लैपटॉप पे शेयर कर रहा हूं, तो आप हजरात नोट कर लें जल्दी से। नोट करो, नोट तो करना है ना। जल्दी जल्दी नोट करें। जी भाई, अब आप हजरात पॉज कर लें अगर अभी तक नोट नहीं हो सका, फिर मैं इसको आपको पढ़ाने लगा हूं थ्योरीज की, और इसके फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अच्छा यार, वो ये मैंने कहा था लैपटॉप पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड पे ही कर लेते हैं सारा। अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई थी। अब इस बात को हम अप्लाई करना शुरू करते हैं, इस बात को अप्लाई करना शुरू करते हैं न्यूमेरिकल पे। बात क्या है दोबारा सुन लो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिली, माफ है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिली और उसने कमिश्नर से अप्रूव करा ली हुई थी तो भी माफ है। अगर एफबीआर से स्कीम अप्रूव कराई हुई थी तो 3 लाख तक माफ है, और अगर किसी से अप्रूव नहीं थी 75,000 या 50% ऑफ ग्रेच्युटी विच एवर इज लोअर माफ है। और कम्यूटेशन हुकूमत के एम्प्लॉय की माफ है। इधर ना कमिश्नर वाला चक्कर कोई नहीं है। अप्रूव्ड बाय एफबीआर भी माफ है। हाँ, अगर किसी से अप्रूव नहीं कराई तो फिर वही लोअर ऑफ। अच्छा चलो यार, ये अप्लाई करो, अप्लाई करो क्वेश्चन 1 में, पेज 103। इनके पास किताबें तो हैं घर में, आप ऐसा करो वो उधर रखो कैमरा व्हाइट बोर्ड की तरफ। पेज 103 एग्जांपल 1 करें। मिस्टर सलान इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी। जल्दी से सॉल्व कर दें, किताब पे नीचे जगह वहीं सॉल्व कर दें छोटा सा करके, या रजिस्टर पे कर दें, जैसा भी है। हो गया सॉल्व, गुड। चलें जी, ले इधर। मिस्टर सलान इज एम्प्लॉयड, हिज बेसिक सैलरी इज 40,000 पर मंथ। इन टैक्स 2011 ही रिजाइंड ऑन मार्च 31/11। पहले तो ये देख लो यार, 40,000 रुपया उसकी तनख्वाह है। और यार ये सवाल नहीं मैंने कराना था, तो आसान सा सवाल है। क्वेश्चन 2, मिस्टर आसिम इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी। अब मैं डायरेक्ट करवा देता हूं सवाल। मिस्टर आसिम इज एम्प्लॉयड इन XYZ कंपनी, हिज बेसिक सैलरी इज 40,000 पर मंथ, और इन टैक्स से 2011 ही रिजाइंड ऑन मार्च 31/11। बस रुक जाओ, मार्च 31/11 को रिजाइन हुआ। अगला सवाल है, मैंने आपको करने के लिए दिया था, मैं खुद करा रहा हूं। अच्छा, मार्च 31/11 को रिटायर हो गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी 47 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3,60,000। अच्छा जी, इधर ही कर लेते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ो सवाल। एंड रिसीव 470 फ्रॉम ग्रेच्युटी स्कीम अप्रूव्ड बाय एफबीआर। कैमरा उधर लेके जाओ। 470,000 फ्रॉम ग्रेच्युटी स्कीम अप्रूव्ड बाय
कहां तक माफ है? 3 लाख तक। अब आ जाओ इधर, बोलो इसको ग्रेचुटी मिली कितनी? 4,70,000। इसका तरीका पता है क्या होता है सॉल्व करने का? इसका तरीका ये होता है, आप ऐसे लिखोगे ग्रेचुटी, जो मिली उसको लिखोगे इनर कॉलम में, लेस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितनी? 3 लाख। तो टैक्सेबल ये आउटर कॉलम में चला जाएगा। ये तरीका होता है इसके सॉल्व करने का। आगे क्या मिला इसको? एंड 2 लाख कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अनअप्रूव। ये वाली अनअप्रूव्ड है, लेकिन ये कम्यूटेशन है। तो इधर आ जाओ व्हाइट बोर्ड, ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है। और ये कौन सी है? लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ कम्यूटेशन। 75,000 और 50% ऑफ कम्यूटेशन, ये वाली कैटेगरी अब बनेगी। ले आओ, बोलो जी कम्यूटेशन कितनी है? जो मिली ना, मिली पहले उसे लिखते हैं, इसके बाद लेस एग्जेम्प्ट, लोअर ऑफ 7, इसको मोस्ट इनर कॉलम में लिखोगे 75,000 को, बिल्कुल इनर कॉलम में। आउटर कॉलम, इनर कॉलम, इनर मोस्ट कॉलम। 2 लाख इंटू 50%, यानी 50% ऑफ 2 लाख 1 लाख। तो 75,000 या 50% ऑफ दिस अमाउंट विच इज 1 लाख। 75 और 1 लाख में से लोअर 75। बोलो जी आउटर कॉलम में टोटल मारो। हाँ 655,000,000। What is this? This is income from salary. This is income from salary. क्या? ठीक है यार, अब इसको लॉ से लिंक कर लेते हैं, जहां जहां ये बातें लिखी हुई हैं। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन। कितनी माफ थी? मिली कितनी थी? देखो इधर, लेजर लाइट। मिली कितनी थी? माफ कितनी थी? टैक्सेबल। मिली कितनी थी? माफ कितनी थी? लोअर क्या आ गया? 2 लाख में 75 माफ, तो टैक्सेबल। चलें जी आगे चलें, इन सारी बातों को पढ़ लो यार। अगर मैं इनको रेफरेंसेस दे दूं कि ये बात अलिफ है, ये बे है, ये पे है, ये ते है, ये टे है, ये से है, और ये जीम है। अलिफ बे पे ते टे से जीम। तो ये सारी की सारी बातें मुझे मिलनी चाहिए ना वहां पे। तो मैं वहां से ढूंढता रहता हूं और साथ आपको उर्दू में लिखवाता रहूंगा कि आप रेफरेंसेस दे दो, बजाय कि सिंगल स्टार डबल स्टार लगाओ, अलिफ बे पे ते के रेफरेंस दे दो। उर्दू लिखनी भूल गई है, कोई मसला नहीं। अलिफ अगर परेशान करे तो ऐसे लिख लो, अलिफ अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, सॉरी जीम तक जाना था हमने। हाँ जी बताओ भाई, पॉइंट 12 पढ़ो आप किताब में। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और पेंशन अप्रूव्ड बाय एफबीआर शैल बी एग्जाम्प्ट। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, कम्यूटेशन की बात हो रही है, रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड। बोलो यार अब क्या बनेगा? गवर्नमेंट वाली कम्यूटेशन क्या है? अलिफ बे पे ते टे टे, और ये से, टे और से कवर हो गया। कम्यूटेशन गवर्नमेंट वाली और स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड वाली। 13 में आ जाओ। 13 में ग्रेचुटी और कम्यूटेशन ऑन रिटायरमेंट, जो आपको रिटायरमेंट की मिली, और इन द इवेंट ऑफ डेथ या मरने पे आपके बुरसा को मिली, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में माफ है। तो सर में ये वो ना, ये अलिफ वाली बात कर रहा है, ये सर में ग्रेचुटी की बात कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में माफ। अलिफ
ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, यार कमिश्नर जो अप्रूव करता है ना उसे नाम रखना है अपने ग्रेचुटी फंड, ये भी माफ है। ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड, हाँ रिकॉग्नाइज मैंने लिखा हुआ था, कोई मसला नहीं, रिकॉग्नाइज बाय कमिश्नर, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, माफ। बी, gratuity scheme approved by board, exempt up to 3 lakh if it is applicable to all employees। यार वो एक शर्त लगा रहा है, शर्त क्या है कि सारे एम्प्लॉइज को ये देना, ये ना हो कुछ एम्प्लॉइज को आप ग्रेचुटी दे रहे हो कुछ को ना दे रहे हो, अगर सारे एम्प्लॉइज को दोगे तो हम आपको 3 लाख तक माफ कर देंगे। ये एक छोटी सी कंडीशन को अंडरलाइन कर लो, इफ एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, यानी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन ना करना, सारे एम्प्लॉइज को ये ऑफर देना, एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख, ये पे। अच्छा जी, ये आखिर में क्या है यार, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इन दोनों का रूल एक ही है ना, यानी ते और जीम। ते और जीम। in the case of an employee to whom 1 2 3 do not apply यानी वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी नहीं है, उसने कमिश्नर से भी अप्रूव नहीं कराया हुआ, उसने एफबीआर से भी अप्रूव नहीं कराया हुआ, तो वही बन गया ना अनअप्रूव्ड हो गया। फिर पढ़ो जरा दोबारा अंग्रेजी इसकी शहजादे की, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय टू होम 1 2 3 डू नॉट अप्लाई, आप लोग पेपर में ये लाइन ना लिख के आइएगा, 1 2 3 डू नॉट अप्लाई बेशक ना लिखिएगा, बस द अमाउंट एग्जेम्प्ट विल बी लोअर ऑफ 50% ऑफ अमाउंट रिसीवेबल, यानी ग्रेचुटी है तो ग्रेचुटी, कम्यूटेशन है तो कम्यूटेशन, 50% ऑफ दैट अमाउंट और 75,000 विच एवर इज लो। अच्छा जी बताओ मेरे भाई कि ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, डब्बे में मैंने समझाने के लिए दिया हुआ है, समझाने डब्बा है सिर्फ। अच्छा यार मुझे कंडीशंस बताओ, कोई कंडीशंस हैं पॉइंट 1 के साथ? नहीं, बस सिंपल माफ है जी सारा, हुकूमत के एम्प्लॉय हो जाओ यार माफ है। अच्छा कमिश्नर से अप्रूव करा लिया, जाओ 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 यार माफ है, सारा माफ है। अच्छा ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड, और भाई सारा माफ है लेकिन याद रखना सारे एम्प्लॉइज को ये ऑफर देना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ठीक है? तो माफ होने की शर्त है, ये जो है ना ये पता है कब माफ होगा, जब 4 शराइत पूरी हो। ये एग्जेम्पशन भी छोटी सी है 0.4 वाली, और इसके साथ कंडीशंस भी अटैच हैं। अब जरा आप पहले फोकस करना, मैं क्या करने लगा हूं देखना, देखते जाना। ये देखो इसके साथ सिर्फ ये कंडीशन है, ब्लू वाले के साथ ये रेड वाली कंडीशन है, ऐसा ही है, लिखने की जरूरत नहीं, आसान सी बात है, छोड़ो। अच्छा इधर देखना, इसके साथ ये वाली कंडीशन है। बच्चे पता नहीं क्यों समझते हैं कि ये कंडीशंस ऊपर वाली सारी चीजों के लिए हैं, नहीं। ये जो अनअप्रूव्ड है ना, अनअप्रूव्ड, इसमें एग्जेम्पशन भी बहुत थोड़ी है, तो 75,000 माफ, या और एग्जेम्पशन के साथ शराइत भी जुड़ी हुई हैं। इसको कहते हैं लॉ मेकर ने कंजूसी की है। एग्जेम्पशन भी पहले ना होने के बराबर तुमने माफ किया अमाउंट, जब ना होने के बराबर अमाउंट माफ किया तो साथ आगे शराइत भी कड़ी लगा दी है। अब हम शराइत पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज 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 ये शराइत सिर्फ किस पॉइंट के साथ अटैच है? 0.4 के साथ। तो 4 के साथ मैं एरो खींचता हूं और यहां पे लाता हूं, 4 के साथ ये चारों शराइत जुड़ी हुई है, ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा। 4 के साथ ये चारों शराइत जुड़ी हुई है। ओके अब इन शराइत वगैरह को छोड़ो, एक सिंपल सी बात करते हैं। फर्ज करो, अजीब सी बात है, मुझे नहीं पता इधर क्या स्टेटस, ऐसी बात वैसे है नहीं लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूं। फर्ज करो इंजमामुल हक कोच है,
टीम का और वो पीसीबी का एम्प्लॉई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पंजाब क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो पीसीबी का एम्प्लॉई है, ठीक है। इंजमाम जब बीइंग अ कोच रिटायर होने लगा तो पीसीबी वालों ने कहा यार वो हमने आपको ग्रेचुटी देनी थी, यार दे दें ग्रेचुटी। तो पीसीबी वालों ने कहा यार वो अनअप्रूव्ड है, हमने किसी से प्रूव नहीं कराई हुई। तो इंजमाम ने कहा अच्छा आपने किसी से प्रूव नहीं कराई हुई ग्रेचुटी, चले ठीक है दे दे मुझे, फिर ग्रेचुटी तो देना। अब अगर इंजमाम से 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 सवालों के बाद डिसाइड होगा कि उसे 75,000 और 50 वाली एग्जेम्पशन देनी है या नहीं देनी है। अच्छा इंजमाम भाई बैठे इधर, लाइन जी इनकी ग्रेचुटी लाइन, लिफाफा पकड़ाएं इनको, जी आपकी ग्रेचुटी इंजमाम भाई, 10 लाख रुपए आपको ग्रेचुटी हम देते हैं, पीसीबी इंजमाम को दे रही है ग्रेचुटी। अच्छा यार इंजमाम आप रेजिडेंट हैं? जी पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा रुका हूं, आपको पता है कोरोना के जैसे बाहर जाना तो आजकल वैसे ही बंद हुआ है, मैं रेजिडेंट हूं। अच्छा ये पैसे आपने कहां लेने हैं, पाकिस्तान वाले अकाउंट में लेने हैं? सुने आपके एक दो बाहर अकाउंट भी हैं। नहीं जी मेरे पाकिस्तान वाले अकाउंट में ट्रांसफर करें, ये लिफाफा पकड़े अपने पास, जाइए मेरे बैंक में जमा कराएं, वो जो क्या लाहौर के अंदर मेरी ब्रांच है ना बैंक की, फैसल बैंक की, उसमें जाके पैसे जमा कराएं। अच्छा तीसरी बात, यार इंजमाम एक सवाल बताएं, आपने कभी पास में ग्रेचुटी तो नहीं ली? आपने कभी पास में ग्रेचुटी तो नहीं ली? नहीं, मैंने कभी पास्ट में किसी और एम्प्लॉयर से नहीं, मैंने तो कहीं नौकरी नहीं की, मैंने किसी से ग्रेचुटी नहीं ली हुई पास्ट में। अच्छा यार आप ये बताएं आप डायरेक्टर तो नहीं पीसीबी के? नहीं, मैं तो एम्प्लॉय था, कोच था इधर। 4 सवालों के जवाब जब आ गए सही तो लॉ मेकर आगे बढ़ा, लॉ मेकर ने इंजमाम को जफी डाली और जबरदस्त इंजमाम तूने सारों की चारों शराइत पूरी कर दी हैं, जा तेरे मजे, तुझे हम ग्रेचुटी 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट विच एवर इज लोअर करके माफ कर देते हैं। माफ तुझे सारी नहीं होनी, माफ उतनी ही होनी है वो जो 75, लेकिन पीसीबी ने इसे आने प्रूव, मैं ये अज्यूम करूं पीसीबी गवर्नमेंट का नहीं है, मेरे ख्याल से पीसीबी गवर्नमेंट नहीं है, पीसीबी गवर्नमेंट का नहीं है। तो यही ना किसी के देन में सवाल आ जाए सर पीसीबी तो गवर्नमेंट का है तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरा नहीं ख्याल, छोड़ो पर हम तो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो इंजमाम को कौन सी ग्रेचुटी मिलने लगी थी? अनअप्रूव्ड। इधर मत पढ़ो, 4 सवाल बताओ मुझे। पहला सवाल इंजमाम भाई आप? हाँ जी मैं रेजिडेंट हूँ, मेरा स्टे पाकिस्तान वाली से ज्यादा है। पैसे कहाँ से लेना पसंद करेंगे जी मैं पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में लेना पसंद करूंगा। अच्छा यार वो आपको ग्रेचुटी आपको मिल रही है, पहले कभी जिंदगी में किसी एम्प्लॉयर ने कोई ग्रेचुटी वगैरह दी हो? नहीं जी मैं तो ग्रेचुटी जिंदगी में पहली दफा लेने लगा। अच्छा यार आपको डायरेक्टर तो नहीं हमारे? नहीं यार मैं डायरेक्टर काम है, एम्प्लॉय हूँ, बनाने तो बना दे मुझे, लेकिन मैं फिलहाल तो एम्प्लॉय हूँ। तो ठीक है यार 4 सालों के आपके जवाब सही, आगे आप जाएं, आपको ग्रेचुटी जो मिल रही है वो 75,000 और 50% अमाउंट विच एवर इज लोअर तक माफ है। ये शराइत पढ़ो लेकिन बी नहीं पढ़ना। द एग्जेम्पशन ऑन अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्युटेशन शैल अप्लाई इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन पाकिस्तान। पेमेंट कहां रिसीव होनी चाहिए? पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में। तीसरी शर्त पढ़ो, इफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय प्रेसिडेंट, आपका रेजिडेंट होना जरूरी है, ये भी इंतजाम था। चौथा, टू ग्रेचुटी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिले हु हैज नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेचुटी फ्रॉम सेम और अदर एम्प्लॉयर, ना आप हमारे से कोई ग्रेचुटी पास में ली हो, ना आपने और किसी से ग्रेचुटी पास में ली हो। ये अगर आप शराइत पूरी कर जाते हैं तो आपको जो ग्रेचुटी अब हम दे रहे हैं वो माफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा पॉइंट बी नहीं पढ़ना आपने, बी नहीं पढ़ना। ले आओ जी अगला बंदा कौन है? सर जी अगले बंदे एक और बंदे हैं, ये कौन है जी? ये जी वसीम अकरम है। अच्छा वसीम अकरम तुम क्या थे इधर? जी मैं तो डायरेक्टर था इधर, एज्यूम कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। तुम क्या थे इधर पीसीबी में? जी मैं डायरेक्टर था इधर। यार कौन से डायरेक्टर? एक तो डायरेक्टर होते हैं शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला होता है, तुम वो वाला डायरेक्टर हो? नहीं जी मैं वो वाला डायरेक्टर नहीं हूं, मैं तो एम्प्लॉय डायरेक्टर हूं बेचारा, एम्प्लॉय डायरेक्टर हूं, यानी कि मैं डायरेक्टर, उन्होंने नाम रखा हुआ था मेरा, डायरेक्टर को मुझे शेयर वगैरह नहीं दिए हुए थे, या कोई 1-2 शेयर ऐसे ही तोहफे में दे दिए होंगे उन्होंने बराए नाम। मैं तो डायरेक्टर वो वाला हूं जो एम्प्लॉय डायरेक्टर होता है। ये लफ्ज पढ़ा है कंपनी लॉ में कभी, एम्प्लॉय डायरेक्टर टाइप? चलो छोड़ो, डायरेक्टर ना 2 तरह के होते हैं, एक एम्प्लॉय डायरेक्टर होते हैं, एम्प्लॉय डायरेक्टर वो होते हैं जो 8 घंटे बैठते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। फिर दूसरे डायरेक्टर वो होते हैं जो सिर्फ डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह में आते हैं। तो हम कहते हैं मैं तो एम्प्लॉय डायरेक्टर हूं, मैं तो नौकर डायरेक्टर हूं, ये जरा लोअर दर्जे का डायरेक्टर होता है। तो कहते हैं मैं तो नौकर डायरेक्टर हूं। एक डायरेक्टर होते हैं मालिक कंपनी के, कहते हैं मैं तो नौकर डायरेक्टर हूं, 8 घंटे ड्यूटी करता हूं, उसकी तनख्वाह भी लेता हूं। अच्छा इससे भी 4 सवाल पूछने हैं। हाँ भाई आपको क्या मिल रही है जी मुझे ग्रेचुटी मिल रही है। अच्छा यार आपको पैसे कहां चाहिए जी? पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दें। अच्छा आप रेजिडेंट? हाँ जी मैं पाकिस्तान में 183 डेज ज्यादा रुका हूं। अच्छा आपको पास में ग्रेचुटी नहीं मिली? नहीं। अच्छा आप डायरेक्टर कौन से वाले हैं? कहते हैं मैं एम्प्लॉय डायरेक्टर हूं। चलो जी गुड, आप तो फिर नौकरी हैं एक तरह के, आप तो एम्प्लॉय हैं हमारे। जाएं जी आपको एग्जेम्पशन है, आपको ग्रेचुटी माफ है 75,000 और 50% अमाउंट विच एवर इज लोअर। असल में ये जो दूसरा पॉइंट है ना, बी पॉइंट, ये डायरेक्टर्स के लिए है सिर्फ, ये आम जो चलते फिरते एम्प्लॉइज है ना उनके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए पॉइंट है। तो डायरेक्टर अगर आप हैं तो आप पे पॉइंट बी लगेगा, अगर आप डायरेक्टर नहीं है तो पॉइंट बी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। असल में वो जो इंजमाम था ना उस पे पॉइंट बी तो सिरे से लगना ही नहीं था, पता क्यों नहीं लगना था, वो तो डायरेक्टर नहीं था।
पॉइंट बी सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए खास है। पीछे कौन से पॉइंट बच जाते हैं? एसीडी। इंजमाम पे सिर्फ एसीडी लगना था, इंजमाम पे एसीडी लगना था। इंजमाम पे बी क्यों नहीं लगना था? क्योंकि वो तो डायरेक्टर ही नहीं था, तो अगला सवाल ही रेलेवेंट हो गया कि डायरेक्टर एम्प्लॉई है या कौन सा है। लेकिन वसीम अकरम क्योंकि डायरेक्टर था, इसलिए इससे चारों सवाल पूछने थे, इसलिए मैंने इंजमाम का कराते हुए ना बी स्किप कराया था। अब मैं बी पढ़ूंगा। हाँ जी वसीम अकरम, पैसे कहां चाहिए जी? पाकिस्तान में। अच्छा वसीम अकरम, अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं हमारे? जी 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 जी, रेगुलर एम्प्लॉई हूं मैं, 8 घंटे ड्यूटी देता हूं आके। मैं उस तरह का डायरेक्टर नहीं हूं कि साल में एक दफा मीटिंग में आ जाऊं। अच्छा गुड यार, गुड, अच्छे वाले डायरेक्टर हैं आप, यानी कि नौकर डायरेक्टर हैं आप हमारे। लिख लो नौकर डायरेक्टर हूं जी मैं। अच्छा यार, आपको पैसे आप का स्टे कितने दिन है पाकिस्तान में? मेरा स्टे 250-300 दिन रहा है। फिर तो आप रेजिडेंट। अच्छा यार, आपको पास में ग्रेजुएटी तो नहीं मिली? नहीं यार, मुझे कहां पास में ग्रेजुएटी मिली, पहली दफा जिंदगी में ग्रेजुएटी की शक्ल देखने लगा। दिखाएं जरा शक्ल कैसी होती है ग्रेजुएटी की। वो आपके बैंक में ट्रांसफर हो गए हैं पैसे, वो स्पेशल नोट है कायदे आजम वाले नए ईद के ऊपर जो इशू होते हैं। तो बस ठीक है जी, ये 4 शराइत पूरी हो रही है तो आपको क्या मिल जाएगा? बोले टैक्स माफ हो जाएगा। ग्रेजुएटी तो देनी है आपको, टैक्स माफ हो जाएगा 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट विच एवर इज लोअर। ले आओ भी तीसरा बंदा। कौन है जी ये? सर ये सकलैन मुश्ताक है। अबे सकलैन मुश्ताक, तू क्या है? सर मैं कोच को असिस्ट करता था। मैं भी आपका नौकर हूं, एम्प्लॉई हूं, लेकिन मैं डायरेक्टर कोई नहीं था। मैं कोच को असिस्ट करता हूं। अच्छा यार सकलैन मुश्ताक, यार तू तेरा स्टे किधर आया? पाकिस्तान में रेजिडेंट हूं मैं। अच्छा यार तू पैसे कहां लेना पसंद करेगा? जी मैं पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे लेना पसंद करूंगा। अच्छा पॉइंट बी तो नहीं, पॉइंट बी छोड़े यार। ये कौन सी अमाउंट रिसीव करे? ये मैंने नहीं बताया। अगर मैंने बता दिया तो वीडियो रिवाइंड करके ना सुनिएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सकलैन मुश्ताक ना कम्यूटेशन लेने आया, अनअप्रूव्ड वाली। मैं अज्यूम कर रहा हूं सकलैन मुश्ताक कम्यूटेशन लेने आया, ग्रेजुएटी लेने आया। कहानी दोबारा सुन लो। हाँ जी सकलैन मुश्ताक नाम है आपका। चलें जी बैठे, कुर्सी लाए जाए इनके लिए, पानी लाए। ओहो अच्छा रमजान है। सकलैन मुश्ताक बैठे रहे कुर्सी पे। अच्छा सकलैन मुश्ताक यार, आप क्या पसंद करेंगे? कहते हैं मैं कम्यूटेशन और पेंशन पसंद करूंगा, और साथ अफ्तारी में 2-3 समोसे पैक करवा के भेज दीजिएगा मुझे, बाकी मैं कम्यूटेशन और पेंशन पसंद करूंगा। अच्छा यार आप डायरेक्टर तो नहीं? नहीं मैं डायरेक्टर, मुझे डायरेक्टर लगा दो तुम लोग लगाने, तो मैं फिलहाल डायरेक्टर नहीं हूँ। पॉइंट बी तो फारिग हुआ। अच्छा यार आपका स्टे पाकिस्तान में है, रेजिडेंट हूं मैं। अच्छा पैसे कहां चाहिए? वो जो नेशनल बैंक इचरा के अंदर ब्रांच है लाहौर में, वहां जमा करा दे मेरे पैसे। अच्छा, इससे दूसरा सवाल इसलिए नहीं पूछना कि ये डायरेक्टर नहीं है, इससे चौथा भी नहीं पूछना। मजे की बात सुनो, चौथा पॉइंट ना सिर्फ ग्रेचुटी के लिए है। चौथा पॉइंट सिर्फ ग्रेचुटी के लिए है, चौथा पॉइंट कम्यूटेशन के लिए नहीं है। ये आपने फोकस नहीं किया था। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ग्रेचुटी और कम्यूटेशन। लेकिन ये ग्रेचुटी और कम्यूटेशन, अब देखो होगा क्या, इधर देखना। जिस बंदे को आप देंगे ना ग्रेचुटी, उससे तो ये चारों सवाल पूछेंगे। जिस बंदे को देंगे आप कम्यूटेशन, उससे ये 3 सवाल पूछेंगे। चौथा सवाल सिर्फ किसको देने के लिए है? और इसने कम्यूटेशन अगर पहले कभी ली हुई है खैर है, फिर भी माफ कर दें। कम्यूटेशन में कोई शर्त नहीं कि पहले ना ली हो आपने कहीं से। तो चौथा पॉइंट लिख लो, सिर्फ ग्रेचुटी के लिए है। बी वाला सिर्फ डायरेक्टर के लिए, और डी वाला सिर्फ ग्रेचुटी के लिए। अब आखिरी दफा सुन लो सकलैन वाली बात। सकलैन इधर आए। जी मैं आया। अच्छा यार आपको कम्यूटेशन देना चाहते थे हम। जी खुशी से दें। यार आप डायरेक्टर हैं? नहीं। अच्छा चलो जी, पॉइंट बी तो आप पे नहीं लगना। यार हम आपको कम्यूटेशन देने लगे हैं, पॉइंट डी भी नहीं आप पे लगना। तो पीछे आ जाके 2 सवाल बचे आपके लिए। यार आप ज्यादा पाकिस्तान में हैं? हाँ, मैं और कहां बैठा हूं? नहीं इस वक्त नहीं, पूरा साल का मैंने 83 डेज गिन के बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 200 300 350 दिन में पाकिस्तान रहा हूं। अच्छा जी पैसे कहां चाहिए? यार वो नेशनल बैंक के अंदर इचरा में लाहौर में जमा करा दें। ठीक है जी, आपकी शराइत पूरी हो रही है, जाए जी अगला लाएं। अगला कोई नहीं है जी, चलें जी, खत्म हुई बात। तो ये था, तो ये वाली 4 शराइत इन रूल्स के लिए। ठीक है, क्या करें यार, अब 2-4-5 मिनट रह गए। यार मेरे ख्याल से काफी हो गया। अब ऐसा करते हैं कि कल की क्लास में ना एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, कल की क्लास में एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पता है कौन सा कर लें? जरा फ्रेश हो जाओगे। न्यूमेरिकल टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में ना एक न्यूमेरिकल मैंने डाला हुआ है नई किताबों में, थ्योरी में। बता दो जब आएगा चैप्टर। ये वाला ना, कैपिटल गेन चाइना बिजनेस सोपिया। यहां से देख के बता दिया करो मुझे टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में आप पहुंचे हुए हैं। इसके एंड में ना मैंने एक न्यूमेरिकल डाला हुआ है, पेज 81। यार ये ट्राई करोगे? बेसिक सैलरी, यूटिलिटी अलाउंस, गाड़ी वगैरह दी हुई है,
फर्निश अकोमोडेशन है, रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी वगैरह मिल रही है, लोन है। यार पॉइंट ही काट दो, काट दो। तो सर काट दिया तो ये फिर आप हमें कभी भी नहीं कराएंगे यार। ये पॉइंट चैप्टर 19 में वहां करा दूंगा यार, ये मेरी जिम्मेदारी है कौन सा पॉइंट मैंने आपको कराना है कौन सा नहीं कराना। अभी ये नहीं पढ़ा मैंने तो क्या करूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ स्टेज पे हम पहुंच गए, एक न्यूमेरिकल भी कर ही लें आप, थोड़े हेड्स का मिक्स करके, थोड़े सैलरी के साथ ये कुछ कैपिटल गेन वगैरह भी आ जाएगा, और नीचे फिर कोई डोनेशंस वगैरह भी हैं, और कोई आपने टैक्स क्रेडिट्स भी हैं। तो ये जरा मिक्स करके ना एक न्यूमेरिकल हो जाए, क्योंकि वो जो आपने शिकवा किया था ना पिछली दफा कि न्यूमेरिकल फुल फ्लैश कराए बगैर टेस्ट में दे दिया, तो अब वो जो टेस्ट होता कि उसमें आप ये शिकवा ना कर सकें, उससे पहले एक न्यूमेरिकल कर दूं। तो ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल हम करेंगे। तो मिस्टर तनवीर वाला ठीक है। अच्छा इसमें सिर्फ पॉइंट ही आपने नहीं करना। अच्छा अब इधर आओ, वो सैली के चैप्टर में कुछ थ्योरी के सवाल रह गए हैं, को देख लो अगर रहते हैं तो, ऐसे कोई 2-3 मिनट बचे हैं देख लेते हैं थ्योरी के सवाल। हाँ आओ यार, क्वेश्चन 11। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ लॉ relating to interest free loan provided by employer to its employee for marriage of his her daughter। क्या मतलब? हाँ एक्सेलेंट, एम्प्लॉय का जेंडर नहीं बताया हुआ, एम्प्लॉय का जेंडर नहीं बताया हुआ। तो अकरम अब्बू, सलमा अम्मी और नीलम बेटी। तो अगर अब्बू लोन ले लें अपने एम्प्लॉयर से बेटी की शादी के लिए, या अम्मी लोन ले लें अपने एम्प्लॉयर से बेटी की शादी के लिए, दोनों में से कोई भी लोन ले सकता है, और इंटरेस्ट फ्री लोन हो, तो फिर बेंचमार्क रेट पे ऐड हो जाएगा। बात खत्म, बात खत्म, बेंचमार्क रेट पे ऐड हो जाएगा। वही सिनेरियोस थे ना, ढूंढने पड़ेंगे यार। एक डायग्राम सी बनवाई थी। ये इंटरेस्ट फ्री लोन तो 10% ऑफ सैलरी ऐड हो जाएगा, लेकिन ये लॉ की प्रोविजन ये वाली लिख के आनी थी, ये वेयर नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज कैलकुलेटेड बेंचमार्क रेट, ये लॉ की प्रोविजन लिख के आनी थी। जरा नजर मारो सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सोल्यूशन इसका को मैंने टू द पॉइंट लिखा है ना, कुछ ज्यादा बातें तो नहीं लिखी। हाँ टू द पॉइंट लिखा हुआ है, वेयर अ लोन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड, देन सैलरी शैल इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेटेड बेंचमार्क रेट। लेकिन इसमें दो तफसील और हमने दे दी है, हालांकि 2 नंबर के लिए वैसे चलो ठीक है, अगर लोन 10 लाख है तो फिर सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा, और अगर वही वो जो एक कहानी थी मुश्किल सी, तो वो भी यहां जिक्र कर दिया। एक्सेप्शंस भी लिखनी है हमने साथ 2 मार्क्स के लिए, ठीक है लिख दें, कोई हरज नहीं। ठीक है भाई इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल वो न्यूमेरिकल करेंगे, वो न्यूमेरिकल आप करके आइएगा। करो जी क्लोज।